गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट 3 में। एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं आज थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड के बारे में तो कहते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में कंसिडर होता है। अगर ये थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में कंसिडर हो रहा है तो पहले ये बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका शेप क्या है। तो अगर हम ट्रैकिया वाला पार्ट देखें, जब भी आप देखते हैं ट्रैकिया का, तो ट्रैकिया में आप यहाँ पाएंगे क्या, एक सी शेप का कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहीं पे ये दोनों तरफ, ट्रैकिया के दोनों तरफ कहते हैं ये एच शेप में पाया जाता है। इसका जो शेप है आपको मिलेगा यहाँ पे, ये दोनों तरफ दो लोब, बाई लोब स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है, जिसको कि हम लोग एच शेप के नाम से जानते हैं। तो कभी भी अगर ये आपसे नीट में पूछता है कि थायराइड ग्लैंड का जो शेप है वो कैसा है, एक लोब ये दिखेगा, दूसरी लोब ये डार्क वाला जो पार्ट है ये एच शेप जो दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड का जो ये दोनों लोब है, अगर हम कहें कि ये आपस में जुड़ा किससे है, तो आप देख सकते हैं ट्रैकिया के दोनों तरफ सिचुएटेड होने के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है बीच में एक यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू से। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है जो इससे ये जुड़ा हुआ है, इसका नाम है इस्थमस। तो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, साथ ही साथ इसमें दो लोब पाए जाते हैं और जो दोनों लोब हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम है इस्थमस। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये जो बना हुआ है ये दो तरह के टिश्यू से मिलकर बना है, एक है फॉलिकल टिश्यू, दूसरा है स्ट्रोमल टिश्यू। तो फॉलिकल टिश्यू या स्ट्रोमल टिश्यू की जब बात हो ही रही है यहाँ पे, फॉलिकल टिश्यू एंड स्ट्रोमल टिश्यू में जो फॉलिकुलर टिश्यू है ये सिक्रीट क्या करते हैं, फॉलिकुलर टिश्यू या जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं, इसका नाम है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले मेजर हार्मोन्स में कंसीडर होता है। अगर हम थायरॉक्सिन के बारे में देखें तो थायरॉक्सिन दो फॉर्म में रिलीज होता है या सिक्रीट होता है कह सकते हैं। पहला है टेट्रा आइडोथायरोनिन और दूसरा है ट्राई आइडोथायरोनिन। टेट्रा आइडोथायरोनिन या ट्राई आइडोथायरोनिन में इसको हम लोग जनरली T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों का जो मेजर रोल है सिक्रीशन के साथ साथ, जब ये सिक्रीट होते हैं तो ये कंट्रोल करते हैं किसको, मेटामॉर्फोसिस को। किसमें? इंसेक्ट्स में। इन दोनों का रोल हम इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और सेल है, एक और हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है फॉलिकुलर सेल, जिसका नाम है TCT। TCT को हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं। तो जब TCT या थायरोकैल्सिटोनिन जब सिक्रीट होता है तो इनके सिक्रीशन से क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में वो देखेंगे। पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ BMR। BMR क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी जब जब थायराइड ग्लैंड से ये सिक्रीट होंगे ये क्या करेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा इनका जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन है, वो हमारे बॉडी के फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट पे भी असर डालता है। किसी की फिजिकल जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो कैसी होगी, मेंटल ग्रोथ कैसी होगी या सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन के ही सिक्रीशन पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ में ये सपोर्ट करता है RBC के फॉर्मेशन में। ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नीट में ऐसे स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दूसरा, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कह रहे हैं कि ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसके, मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट का हो चाहे प्रोटीन का हो या फिर साथ ही साथ में फैट का हो। इसके अलावा अगर ये मेंटेनेंस की बात कर ही रहा है तो ये साथ साथ में मेंटेन करता है वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। कहाँ पे? हमारी बॉडी के ही अंदर। जो एक लास्ट पार्ट यहाँ पे रह गया था TCT, जिसको हम लोगों ने थायरोकैल्सिटोनिन का नाम दिया था, ये प्रोटीन हार्मोन है। हार्मोन के बहुत सारे नेचर हैं, प्रोटीन नेचर का है, लिपिड नेचर का, या जिस भी नेचर का हार्मोन मिलेगा हमको वहाँ पे, हम पॉलीपेप्टाइड नेचर का, पेप्टाइड नेचर का हम लोग पढ़ेंगे। ये रेगुलेट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है पंखा, पंखे के पास हम लोगों ने देखा रेगुलेटर लगा रहता है। रेगुलेटर पंखे की स्पीड को कम भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है। तो रेगुलेशन में दोनों चीजें आती हैं, कम करना भी और ज्यादा करना भी। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलेशन है इसमें मेजर फंक्शन है लोअर करना। लोअर मतलब कम करेगा। ये किसको कम कर रहा है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। तो ब्लड में कैल्शियम का ज़्यादा होना या कैल्शियम का कम होना दोनों ही हार्मफुल हो सकता है। और इन दोनों ही कंडीशन को हम लोग कुछ नाम देंगे, जैसे अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया तब इसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तब इसको बोलेंगे हाइपोकैल्शियमिक लेवल या हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से नाम में जाना जाएगा ये, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन यहाँ पे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन के नाम से भी।
अब थायराइड हार्मोन से सिक्रीट होने वाले, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करिए। क्या हो अगर थायराइड का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो दो कंडीशन क्रिएट होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब है थायराइड का जो सिक्रीशन है वो कम हो, और हाइपर का मतलब है ज़्यादा। हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम सिक्रीट होना। तो दोनों में कुछ बॉडी में फंक्शंस में चेंजेस आते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, जिसमें थायराइड का जो सिक्रीशन है वो कम होगा, तो इसमें हाइपर में ज्यादा होगा। एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। अगर इसका सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज कर गया, मनमाने तरीके से बढ़ने लगा है, तब ये एडवर्स इफेक्ट ले आएगा हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पे। इसी की वजह से इसमें इट इज कॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये थायराइड का कैंसर बन जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल बन जाते हैं, जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। उसकी वजह से ये एबनॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट करता है। अगर इसी के बाद हम बात करें कि हाइपोथायरॉयडिज्म की, क्या होगा अगर थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाए, थायराइड सिक्रीट कम करे तो क्या होगा, और ऐसा कब होगा। थायराइड सिक्रीट कम तब होगा जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी से एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा एक डिजीज होती है जिसका नाम था ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिया के पास ये पाया जाता है, दोनों साइड में प्रेजेंट है, और डिफिशियंसी हो गया यानी आपके फूड आइटम में आपको आयोडीन नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ये फूल जाएगा। मतलब छोटे बच्चे की तरह है कि इसको ये चीज़ चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो क्या करेगा, मुंह फुला लेगा। और अगर थायराइड ने मुंह फुला लिया तो क्या होगा, आपका ये जो गला है ये पूरा फूल के लटक जाता है सामने की तरफ। तो इस भयावह स्थिति हो सकती है देखने में। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, उस समय कमेटी बैठती है तो ये लोग डिसीजन लेते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें कि आयोडीन जो है सभी के पास तक पर्याप्त रूप में पहुंच जाए, और कोई भी ऐसा ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको बिना एक्चुअल कॉस्ट दिए हुए आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए। तो बहुत रिसर्चेस के बाद एक छोटा सा कॉमन कॉन्सेप्ट निकल के ये आया कि चलिए एक काम करते हैं, हर इंसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो खाना खाएगा, और खाने में वो नमक जरूर यूज़ करता है। तो हम एक काम करते हैं ना कि चलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि वो क्या करेंगी, अपने उसी नमक में क्या कर दें, आयोडीन ऐड कर दें। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन खर्च भी नहीं होगा और सभी लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी खाना खाएगा, कुछ भी खाए, नमक तेल रोटी भी कुछ खा रहा है वो, तो क्या करेगा, नमक तो एटलीस्ट यूज़ कर ही रहा है ना, तो उसमें उसको आयोडीन मिल जाएगा। यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, और ग्वाइटर को हमने बहुत हद तक जो है एलिमिनेट कर लिया है। अब बहुत कभी जगह ऐसे हैं जहां पे आपको ग्वाइटर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिस डिजीज को हम लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, ये डिजीज क्या कही जाएगी, ग्वाइटर कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल में, उस प्रेग्नेंट फीमेल में, मदर्स में क्या हो जाए, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है उस यंग वंस का, एम्ब्रियो का, वो डिफेक्ट हो जाएगा, और वो जो ग्रोइंग बेबी है वो मैच्योरेशन की फेज को अटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इस किस भयावह रूप को लीड करेगा, स्टंटेड ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टंटेड ग्रोथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं, और ये नीट में एक बार आया हुआ है, क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। क्रिटिनिज्म का क्या है, क्रिटिनिज्म का मतलब होता है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बुद्धिहीनता। आयोडीन नहीं है तो बुद्धि कम हो जाएगी, आयोडीन की वजह से आपका जो मेंटल इंटेलेक्चुअल पावर है वो कम हो जाएगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और ग्रोथ भी रुक जाती है। बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी, दुष्प्रभावित होगी, रुक जाएगी, नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। दैट इज द स्टंटेड ग्रोथ, दैट इज आल्सो नोन एज क्रिटिनिज्म, एंड मेंटल रिटार्डेशन अलॉन्ग विद लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, दैट इज इंटेलेक्चुअल लेवल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो एबनॉर्मल होगी, और डीफ म्यूटिज्म भी पाया जा सकता है, मतलब बहरेपन का भी शिकार बच्चे हो सकते हैं, या ऐसी फीमेल के द्वारा जो बच्चे जन्म लेंगे जिनमें आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई है, या उन्होंने आयोडीन कम कंज्यूम किया हुआ है, तो आने वाले ऑफस्प्रिंग में आपको ये सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे एक खास बात यह है कि एडल्ट वुमेन में जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इरेगुलर कर सकता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होती है जहां पे ओवम रिलीज होता है ग्राफिन फॉलिकल से, हम लोगों ने इस पार्ट को भी कंसीडर किया हुआ था, तो उस केस में ये एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म वाले केस में क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर करने का प्रयास करेगा। डन। एक लास्ट कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास कि एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज किसे कहते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ये एक हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। जनरली ये पाया जाता है जो
होगा तो इसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे हमको? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होगा? ये एनलार्ज कर जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। एंड प्रोट्रूटेड आई बॉल, आंखों के अंदर ये जो व्हाइट कलर का आई बॉल दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा? प्रोट्रूटेड। प्रोट्रूटेड का मतलब होता है उभरा हुआ, बल्ज फॉर्म में बाहर की तरफ निकल आएगा। जैसे फ्रॉग में देखा होगा कि आई बॉल क्या होती है? प्रोट्रूटेड फॉर्म में रहती, बाहर की तरफ निकली रहती, बल्ज फॉर्म में, कुछ वैसा स्ट्रक्चर बना लेगा ये। साथ ही साथ में इंक्रीज्ड बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और लास्ट पार्ट है कि वेट लॉस। और ऐसे हाइपरथायराइडिज्म के केस में जब ग्रेव डिजीज होगी, जिसका नाम ग्रेव डिजीज होगा, उसमें आपका लगातार क्या होगा? वेट लॉस होता रहेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे और ये बीमारी आपको अपनी चपेटे में ले लेगी। यहाँ पे जो बीएमआर का नाम आया था बेसल मेटाबॉलिक रेट से है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पता होगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर नहीं पता है तो हमने ऑफलाइन वाली क्लासेस में आप लोग को बताया हुआ था, वापस से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इस थायराइड ग्लैंड के बारे में इतना ही। जो भी इसके क्वेश्चंस आए होंगे आप लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में। थैंक यू।